ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक और विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहा है। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर में ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाएगा। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। काबुल में तालिबान के कब्जे के फौरन बाद आईएसआई के जासूसों ने वहां एक बड़ा कांड किया है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। इस बात की भनक भारत की सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुकी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ से मिलने वाली हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के साथ चीन ने भी सरहद पर एक बड़ी साजिश की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। दुनिया के तमाम मुल्क वहां फंसे अपने नागरिकों को फौरन से बेशतर निकाल लेने पर आमादा है। इस ऑपरेशन में भारत ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ग्लोब मास्टर को मोर्चे पर तैनात कर रखा है। लेकिन भारत की फिक्र इससे आगे की है और ये फिक्र जाहिर की है भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। The same Taliban that was there 20 years ago. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये चिंता अमेरिकी कमांडर के सामने जाहिर की, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भारत के सिर के पास आतंकियों की इस धमाचौकड़ी से हिंदुस्तान जितना परेशान होगा, उतना ही चीन और पाकिस्तान मौके का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। जनरल रावत की चिंता बेहद जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान का मतलब पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत में चैन से रहने नहीं देगा। और इसी फिक्र की वजह से जनरल रावत ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में फौज और सुरक्षा बलों को तैनाती के साथ साथ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि आतंकियों को उन्हीं के मंसूबे के साथ ढेर किया जा सके। जहां तक काबुल के मौजूदा हालात पर पाकिस्तान का सवाल है, तो काबुल से जो जानकारी सामने आई है उससे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बुरी तरह चौकन्ना कर दिया है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि काबुल में तालिबान की हर एक हरकत के लिए इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तान की इस बदनाम और बदमाश एजेंसी के गुर्गों ने हाल ही में काबुल में जो हरकत की, उसने भारत के सुरक्षा अधिकारियों के माथे पर बल पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की काबुल वाली साजिश अगर एक तरफ हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है, तो वहीं इसी साजिश का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान इसके जरिए अपने सदाबहार दोस्त और अफगानिस्तान के काबुल पर गिद्ध की तरह नजरें रखने वाले चीन को फायदा पहुंचा सकता है, जो पहले से ही पीओके के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए काबुल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन की ये मंशा भी खुलकर सामने आ गई है और वो मंशा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की। डेवलपमेंट पे भी इसका कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान के लोगों से और अफगानिस्तान से नहीं होगा। इसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं और उसी की खोज में, उसी को लूटने के लिए ये अफगानिस्तान के अंदर वन बेल्ट वन रोड लेके जाने की फिराक में है, उसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर चीन के शी जिनपिंग काफी लंबे समय से इस फिराक में थे कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को वो किसी भी तरह अफगानिस्तान तक पहुंचा दें। और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय हुआ, शी जिनपिंग ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का अपना इरादा इमरान खान के जरिए तालिबान के सरगनाओं तक पहुंचा दिया। चीन की वो नई चाल मौके पर चौका साबित हुई। तभी तो अफगानिस्तान में काबुल कूच से पहले 28 जुलाई को तालिबान के नेता चीन जाकर चीन के विदेश मंत्री से मिले और ये मुलाकात वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए तय हुई, क्योंकि चीन इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से काबुल तक सड़क बनाने का पेपर प्लान तैयार कर बैठा है। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल ज्यादा होने की वजह से शी की ये साजिश सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। चाइनीज पाकिस्तान की मदद से ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लागू करेंगे और माइंड यू तालिबान भी इसी पैसों से, इन्हीं चाइनीज पैसों से खरीद लिया जाएगा और ये बिक जाएंगे। सारा खेल यहाँ पर अब अफगानिस्तान की लूट पर केंद्रित होगा। सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या खास है इस प्रोजेक्ट में जिसके लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दरअसल चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया के देश ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए यूरोप तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए चीन $60 अरब की भारी भरकम रकम खर्च करने को आमादा है।
लिहाजा चीन अफगानिस्तान में हर हाल में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और तालिबान चीन के इरादों को पूरा करने के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात और उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुबह 11 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सभी पार्टियों को अफगानिस्तान संकट और भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। इसके अलावा इस बैठक में सरकार सभी दलों के साथ तालिबान पर चर्चा भी करेगी। बैठक में सरकार का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और अफगान सिख और हिंदू को निकालने पर होगा। भारत काबुल पर 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के पहले और बाद से ही अफगानिस्तान के हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अब तक भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे 1000 से ज्यादा लोगों को निकाल चुकी है। अफगानिस्तान में मचे आतंक और खौफ के बीच वहां की पॉप स्टार अरियाना सईद ने दिल दहला देने वाली सच्चाई बयां की है। एक इंटरव्यू में अरियाना ने अपने देश छोड़ने के दौरान घटी घटनाओं को बताया, जिससे सुनने वालों को झकझोर दिया। ये चेहरा, ये आवाज, ये पहचान सब अफगानिस्तान की है, लेकिन जानी मानी पॉप स्टार अरियाना सईद को अपने वतन से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। अपने अल्फाज, अंदाज और सरगम के दम पर अरियाना ने अफगानिस्तान के लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन अब वो सिर्फ जिंदा रहने की आस में अफगानिस्तान से दूर चली गई हैं, क्योंकि तालिबान एक बार फिर वापस आ गया है। अरियाना के मुताबिक उन्होंने पिछले 20 साल में जो जिंदगी देखी है वो एक पल में तालिबानी आतंक के पैरों तले रौंदती हुई दिख रही थी। यही वजह रही कि तालिबान के काबुल पर कब्जा करते ही अरियाना को अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से भागना पड़ा। Airport was in chaos. Everyone is trying to escape, get out of Afghanistan. It's just really heartbreaking. The kids, small babies, screaming, crying, women crying, and I don't know. Like right now, I have shivers in my hands when I'm talking about it. So many women were fainting, and they would just try to get them out of the crowd, and there's no space to take them even out, and they were just stuck there. अफगानिस्तान की पहचान पत्र में महिलाओं का नाम शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इसके लिए अभियान चलाया गया, जिसके बाद कानून बदला गया। अरियाना उस अभियान का हिस्सा रह चुकी हैं। साफ है कि जब भी मौका मिला उन्होंने महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी। हरियाणा के लिए देश छोड़ना आसान नहीं था। तालिबान के खौफ का माहौल और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच देश छोड़ते हुए उन्होंने अपने पति के साथ एक तस्वीर शेयर की थी और अपने फैंस को बताया कि वो कभी न भूलने वाली 2 खौफनाक रातों के बाद आखिरकार जिंदा हैं और दोहा पहुंच गई हैं। अपनी इंस्टा पोस्ट पर उन्होंने कहा था कि कई कहानियां हैं जिसे वो दुनिया को बताना चाहती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने आतंक राज की शुरुआत जुल्मों सितम से कर दी है। तालिबान ने महिलाओं के लिए आदेश निकाला है कि कामकाजी महिलाएं अगले आदेश तक घर से बाहर नहीं निकलेंगी, घर में ही रहेंगी। इसके अलावा नेल पॉलिश लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि नियम तोड़ने वाले की उंगली काट दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुरुषों पर भी तालिबान का कहर जारी है। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि कुछ लोगों की पिटाई तालिबानी आतंकियों ने इसलिए की क्योंकि उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी। अरियाना सईद के अलावा ऐसी कई महिलाएं हैं जो तालिबान के इस आतंक को बेहद पास से देख चुकी हैं और जिंदगी भर इसे नहीं भुला पाएंगी। अरियाना सईद ने अपने देश छोड़ने के लम्हों को अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया, लेकिन जो कुछ उन्होंने इस दौरान झेला वो झकझोर देने वाला है। The baby was like screaming, and I was like, oh my God, this baby's gonna die any minute now. And she handed the baby to me, and she was screaming, saying to the soldiers, look, I'm an American citizen. Let me in. She was in a very bad situation at that moment. Sorry. And then my second thought is telling me, if I take the baby in and then her mother cannot make it,
what's going to happen then? I cannot separate a baby from the mother, and the mother actually wanted me to take the baby in. But then I couldn't. The soldiers asked me if this is my baby. I said, look, it's not mine, but can you please let her in because the baby is going to die. And they said, I'm sorry, madam, we cannot do that. आर्याना मानती हैं कि वो खुशकिस्मत रही कि जो तालिबान के हाथ लगने से पहले ही सुरक्षित अफगानिस्तान से निकल पाई। That night, apparently, that was the last time that they would open the gate for somebody, and they wouldn't open it again. I was the last person to get in. Concerned and worried about the millions of Afghan people who are left behind. They are hopeless, absolutely hopeless. They're left with no food and no shelter, and they're living in fear right now. And my heart just bleeds for them. आर्याना की दास्तान अफगानिस्तान में तालिबान के बाद एक बार फिर तालिबान की वापसी की जिंदा मिसाल है। 20 साल पहले आर्याना समेत तमाम अफगान लड़कियों और महिलाओं ने जो जिंदगी गुजारी है, अब तालिबान की वापसी के साथ ही महिलाओं की हर सांस, हर उम्मीद, हर सपना और हसरतें, सब कुछ आतंकी बंदूकों के रहमो करम पर हैं। तालिबान अब अफगानिस्तान में अपने आतंकी शासन को लागू करने लगा है। तुलू न्यूज के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए काबुल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। तालिबान की तरफ से यह ऐलान किया गया कि वो अब अफगान नागरिकों को देश छोड़ने नहीं देंगे। तालिबान की तरफ से यह कार्रवाई तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के तालिबान अफगानों को देश छोड़ने की इजाजत नहीं देने वाले बयान के बाद की गई। तालिबान ने घोषणा की है कि विदेशियों को एयरपोर्ट की ओर जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट जाने से रोक दिया जाएगा। अफगानिस्तान में अभी भी एक इलाका है जहां तक तालिबान नहीं पहुंच पाया। वो इलाका है पंजशीर का, जहां अब तालिबान को चुनौती मिल रही है और इसी चुनौती की कमान संभालने वालों में एक नाम है अमरुल्लाह सालेह। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर से तालिबान पर बड़ा पर्दाफाश किया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके हैं। डर के मारे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अफगानिस्तान में इस वक्त नाउम्मीदी का अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उसी नाउम्मीदी के बीच अफगानिस्तान के पंजशीर से एक उम्मीद नजर आने लगी है, क्योंकि पंजशीर ही वो इलाका है जहां अभी तक तालिबान कभी नहीं पहुंच सका। यहां से ताल्लुक रखने वाले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो पंजशीर से तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। Do you expect the collapse of the Afghan state to happen in this manner? It did. And what is your impression of the manner in which Ashraf Ghani left? Well, I don't think this is the right time to reflect on that massive tragedy. खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह जानते हैं कि इस तबाही और बर्बादी के पीछे असल में किसका हाथ है। पंजशीर इलाके से तालिबान को चुनौती मिल रही है और इस चुनौती की कमान संभालने वाले में एक नाम है अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे अपना नाम घोषित किया है। अमरुल्लाह सालेह ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के मंसूबों को बेनकाब किया है। सालेह पहले अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्हें पता है कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबान को मदद पहुंचाई है। अफगानिस्तान में ये तबाही और बर्बादी एकदम से नहीं आई, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक तरह से अफगानिस्तान की पीठ पर छुरा घोंपा है। Who do you blame for the Taliban takeover of Afghanistan and why? What do you think will be the... It's very clear. The Taliban were never under pressure in Pakistan. They used Pakistan as a support base. They were not having sanctuaries there. The whole of Pakistan was in the service of the Taliban. United States tried to incentivize the Pakistani cooperation to buy it. The more they paid, it more emboldened the Pakistanis to provide more services and more aid to the Taliban. So the issue of a nuclear state sponsoring terrorism and insurgency against our Western allies and the Afghan state was never addressed. The second reason is the Doha talks legitimized the Taliban, and the Taliban did not remain loyal to their words. They did not honor their commitments, and they fooled the whole international community. काबुल की गलियों से निकलने वाली चीखों के लिए इस वक्त दुनिया अमेरिका को कोस रही है। अफगानिस्तान के नागरिकों के बहते आंसुओं के लिए अमेरिका को ही कसूरवार माना जा रहा है। ये बात भी अमरुल्लाह सालेह जानते भी हैं और समझते भी हैं। So what
What do you think of American attitude and behavior during this period? During this episode, their sudden departure and leaving so many arms and ammunition, and reports that all are arms I think they are watching what they did on TV screens, and they are seeing how the world media is now dominated by negative anti-American headlines. United States, the civilization, it's a global power. It's the mightiest military power on earth, and we never wished them bad. But this shows a single wrong political judgment humiliates a superpower like the United States. अमेरिका के पैसों से पाकिस्तान में पाले और पोसे गए तालिबान ने ही अफगानिस्तान से अमेरिका को एक तरह से खदेड़ा है। अमरुल्ला सालेह को यह भी पता है कि पूरी तरह से कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने तालिबान को पालने पोसने के लिए उस खैरात का इस्तेमाल किया जो उसे अमेरिका से मिला था। अमरुल्ला सालेह ने यह भी कहा कि तालिबान कई चेहरों वाला संगठन है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वादा खिलाफी तालिबान की फितरत है। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह की सेना ने तालिबान की नाक में दम किस तरह कर रखा है, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। तालिबान ने जब पंजशीर में घुसने की कोशिश की तो उन पर गोला बारूद बरसने शुरू हो गए। मौत को बरसता देख तालिबान के आतंकियों को भागने में ही भलाई महसूस हुई। Sir, what is the security situation in Panjshir Valley, where you and Masood Ahmad are? It's perfect. It's perfect. We are in control. We are on top of the situation. I move around with minimum security. It's the people, and I mean this is an area which has an exceptional reputation. अमरुल्ला सालेह ने एक बात तो जाहिर कर दी कि वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहकर अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तालिबान के आगे कभी नहीं झुकेंगे। अमरुल्ला सालेह अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में है जहां तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया। ये वो इलाका है जहां 1 लाख लोग रहते हैं और अमरुल्ला सालेह के साथ साथ अहमद मसूद उनके साथ जंग लड़ रहे हैं और अभी तक यहीं से तालिबान को तगड़ी टक्कर भी मिलती देखी जा रही है। कैरिबियाई देश हैती में आए भूकंप के बाद भूखमरी के शिकार लोग खाने पीने के सामान के लिए मारामारी कर रहे हैं। इसी महीने की 14 तारीख को वहां खतरनाक भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि ले क्या इलाके में राहत सामग्री पाने की होड़ मच गई। लोग एक दूसरे से छीना झपटी करते दिखाई दिए तो कुछ लोग इसके लिए मारपीट करने से भी पीछे नहीं हटे। इस भगदड़ का नतीजा ये हुआ कि किसी को सामान मिला तो किसी के हाथ खाली रह गए। वहीं भूकंप के बाद लोगों के घर छोड़ने का सिलसिला भी जारी रहा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची हुई चीजें लेकर सुरक्षित जगहों की तलाश में जाते दिखे। इस बीच मलबे को हटाने के काम में भी तेजी लाई गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पहली बार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर बयान दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि अफगानिस्तान की तरह से होने वाली किसी भी आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए देश तैयार है, लेकिन साथ ही ये भी माना कि तालिबान बदले नहीं हैं। Thing that has happened was something that had been anticipated. We were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us because we were anticipating this thing happening maybe a couple of months down the line. But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इंदौर की सड़कों पर उतर आए और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने के लिए निकल पड़े। उनकी मांग है कि अगर शहर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को इजाजत मिली है तो दूसरे धार्मिक जुलूस और कार्यक्रमों पर भी रोक न लगाई जाए। और इसी मांग पर वो कलेक्टर के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसका कोई फर्क उन प्रदर्शनकारियों पर पड़ता नहीं दिखा। वो आगे बढ़ने के लिए पुलिस से भिड़ गए। ऐसे में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे। किसी की चप्पल वहीं छूट गई तो कोई गिर गया। इससे पहले पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार भी की, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़े रहे, वहां से टस से मस नहीं हुए। यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता तो बैरिकेड पर चढ़कर देश प्रेम के नारे लगाने लगे। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रही विजय लक्ष्मी साधो की अगुवाई में हुआ। जीतू पटवारी ने प्रशासन के इस तरह के फैसले की निंदा की। बीजेपी के जितने आयोजन होंगे उसमें भीड़ होगी, कोरोना की कोई परवाह नहीं, और एक तरफ इस तरह की हठधर्मिता। कलेक्टर के दफ्तर का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कुछ ने विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहने तो कुछ स्वामी विवेकानंद जैसी वेशभूषा में दिखे।
केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 5 करोड़ गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी और गन्ने की सरकारी खरीद की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। यानी अब किसानों को गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत 290 रुपए मिलेगी। FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से दिल्ली में मुलाकात की। साथ ही उन्हें आगे भी हर जरूरी सुविधा देने की बात कही। भविष्य में और कैसे सुधार हो उसकी जानकारी भी हम इनसे प्राप्त करना चाहते थे। गुजरात में 2 सितंबर से 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए भी स्कूल खुल जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा रहे। इसके अलावा 24 घंटों में 648 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा पिछले 35 दिन में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह पंजाब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अपने दौरे में पूर्व मंत्री और जत्थेदार सेवा सिंह से भी गुरदासपुर में मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री सैयद अहमद शाह शहादत अपने पद से इस्तीफा देने के बाद क्या कर रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान छोड़ने के बाद एक पूर्व मंत्री क्या करने के लिए मजबूर है। जब वक्त बदलता है तो तकदीर ऐसी तस्वीर दिखाती है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। कुछ साल पहले तक जिसके कंधों पर अफगानिस्तान के मंत्री के तौर पर देश की संचार व्यवस्था का जिम्मा था, आज उसके कंधों पर पिज्जा से भरा बैग है। साइकिल पर सवार होकर हर रोज जर्मनी की सड़कों से गुजरते हुए सैयद अहमद शाह शहादत लोगों के घरों में पिज्जा पहुंचाते हैं। ये इनका वर्तमान है। गुजरा हुआ कल संपन्नता और खुशहाली की मिसाल था, लेकिन इन्हें सुकून है कि अफगानिस्तान की तरह उनका और उनके परिवार का भविष्य आतंक के अंधेरे से महफूज है। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री शहादत कहते हैं, फिलहाल मैं एक बेहद साधारण जिंदगी बिता रहा हूँ। मैं जर्मनी में सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं लाइप्जिग में अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मैं पैसे बचाकर जर्मन कोर्स करना चाहता हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरा सपना जर्मन टेलीकॉम कंपनी में काम करने का है। अफगानिस्तान के पूर्व संचार मंत्री शहादत 2018 तक संचार मंत्री थे, जिसके बाद उन्हें उस वक्त के राष्ट्रपति गनी से मतभेदों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। उनका कहना था कि वह उस वक्त अफगानिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उनका यह भी कहना है कि तालिबान उस वक्त से अपनी पकड़ अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में मजबूत करता चला गया। फिलहाल शहादत इस वक्त जर्मनी में है और उनका कहना है कि जर्मनी में वह सुरक्षित हैं और पिज्जा डिलीवरी के काम से खुश हैं। बर्लिन अखबार की रिपोर्ट में पूर्व मंत्री शहादत की तस्वीर और उनकी कहानी चर्चा में। दरअसल तालिबान के मौजूदा हालात का उन पर सीधा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि वो करीब 3 साल पहले अफगानिस्तान छोड़कर परिवार समेत जर्मनी आ गए थे। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में पिछले कई साल से तालिबान लगातार मजबूत हो रहा था। अशरफ गनी सरकार बेफिक्र रही और आज अफगानिस्तान समेत आसपास के कई देशों में उथल पुथल मची है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और टेलीकॉम की मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले पूर्व मंत्री शहादत 13 देशों में कम्युनिकेशन फील्ड में काम कर चुके हैं, लेकिन अब साइकिल पर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए मजबूर हैं। तालिबान पर सीधी टिप्पणी से बचते हुए वे सिर्फ इतना कहते हैं कि गनी सरकार पर संकट के बादल कई साल से मंडरा रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर हैं। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह सेखवा से उनके गांव जाकर मुलाकात करेंगे और फिर उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल कराएंगे। सेखवा अकाली दल के संस्थापक सदस्य में शामिल है। वो बादल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन सुखबीर बादल के अकाली दल के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया था। बताया गया कि जत्थेदार सेवा सिंह सेखवा का अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर और पठानकोट के कुछ हिस्से में अच्छी खासी पकड़ है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी। देहरादून में तो बादल फटने से रातों रात हालात बिगड़ गए और एसडीआरएफ के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। वैसे तो वहां एक दिन पहले से ही बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर रात में बादल फटा, जिसके बाद कहीं सड़क टूटी तो कहीं पुल धंस गया।
अंधेरे में अचानक आई इस मुसीबत ने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उनके घरों में पानी भर गया। एक तो रात, ऊपर से सड़क पर सैलाब। ऐसा लगा कि पानी सब कुछ अपने साथ ले जाने आया है। लेकिन आसमानी आफत और लोगों के बीच एसडीआरएफ के जवान दीवार बनकर खड़े हो गए और रात में ही राहत के काम में जुट गए। अंधेरे में बारिश ने उनकी चुनौती को बढ़ा दिया, लेकिन वो डटे रहे और रस्सी की मदद से लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एसडीआरएफ की टीम का एक जवान तेज लहरों के बीच चट्टान की तरह बिना हिले डुले खड़ा दिखा। पानी के डराने वाले बहाव के बीच वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और लोगों को सही सलामत मुश्किल से निकालता रहा। देहरादून में कई घंटों की बारिश ने लोगों का जीना पहले से ही मुहाल किया हुआ था और बादल फटने के बाद तो लगा पूरा शहर ही डूब गया है। घर हो या बाजार, हर जगह की सूरत बदल गई और लोग घुटनों तक पानी से भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग ने पहले ही राज्य के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था ताकि लोग सावधान रहें। राष्ट्रपति कोविंद आज से 4 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 26 से 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या जाएंगे। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तबरेज को पुलिस ने लखनऊ के लाल कुआं इलाके से गिरफ्तार किया। अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने खुद पर फायरिंग करवाई थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 2 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की उम्मीद जताई। 37वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 8 योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पीएम ने योजनाओं के समय से पूरा होने पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की भी समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ कृषि और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े राज्य के मुद्दों पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तजाकिस्तान के मुताबिक वो ऐसी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देगा जो दमन से बनी हो। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां भारी बारिश की वजह से एक कार गंगा नदी में बह गई। बताया गया कि उस कार को हरिद्वार में सूखी नदी के पास खड़ा किया गया था, लेकिन दिन के वक्त अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि सूखी नदी में भी सैलाब आ गया और वो कार उस सैलाब में फंस गई। अच्छी बात ये रही कि उस वक्त कार के अंदर कोई नहीं था। बारिश के साथ नदी का पानी भी बढ़ता चला गया और उसके तेज बहाव के आगे भारी भरकम कार टिक नहीं पाई। सूखी नदी से बहते हुए वो कार सीधे गंगा में पहुंच गई और उसके बाद धीरे धीरे बहते हुए पहुंच गई हर की पौड़ी में। नदी के किनारे खड़े लोग पानी में बहती कार को देखकर हैरान रह गए। बाद में बारिश थमी तो पुलिस और बचाव दल ने कार को निकालने की कोशिश की। नदी के बीचों बीच फंसी कार पर एक रस्सी बांधी गई और किनारे खड़े लोगों ने उसे खींचना शुरू कर दिया। कार को रस्सी से बांध दिया, अब निकालेंगे उसको, खींच के देखो कैसे निकालते हैं। हालांकि पानी का बहाव तेज होने के बाद नदी का जल स्तर ज्यादा होने की वजह से काफी देर तक कार को नहीं निकाला जा सका। इस बीच नदी में फंसी कार के रेस्क्यू को देखने के लिए हर की पैड़ी में सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जुट गई।